खानज़ादा बेगम अपने 6 कमरों वाले पुरअसरार मकान के, जहां वो कनीजों के साथ रहती थी, अगले हिस्से वाले दीवान खाने में फजलुद्दीन से मुलाकात किया करती। शहजादी उमूमन रेशमी कपड़े की कनात के आड़ में बैठकर बातें किया करती थी, लेकिन बाज़ औक़ात तजस्सुस के मारे उस कनात को हटा भी देती थी। जरा दिखाइए तो, गुंबद वाली इमारत और मीनारों के बीच की जगह में आप क्या बनाना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर वो पूछती। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नक्शे के ऊपर झुकते और उनकी सांसें आपस में टकराने लगती। खानज़ादा बेगम की आंखें चमक उठती और मीरे इमारत के होंठों पर बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहली बार औश में बोराताग पर हुआ था, मोहरे सुकूत लग जाती। एक लफ्ज भी मुंह से ना निकल पाता और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो कोई भी बात जो उसके कामों से गैर मुताल्लिक हो करते हुए डरता था। अपने नौकरों और खुद खानज़ादा बेगम से भी अपनी बेकरारी का तज़किरा करते हुए डरता था। सबसे ज्यादा डर उसे कत्लोग निगार खानम की तेज फहमी से लगता था, जो उन दिनों की गुफ्तगू के दौरान कई बार मौजूद रही थी। ऐसे मौकों पर वो कत्लोल निगार खानम की तरफ रुख करके नीची नजरों के साथ बार बार एहतरामन अपने सर को खम करता रहता। गुज़श्ता मुलाकातों में से एक के दौरान खानज़ादा बेगम अचानक यूं ही पूछ बैठी, अच्छा ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दरअसल मैं कंवारा ही मरना चाहता हूँ। अरे वाह, यही तो मैं भी चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसी कोई आली नसब खातून नाकत खदा कैसे रह सकती है। क्यों? देखिए ना, इस दुनिया में कैसे कैसे वाला शान, कैसे कैसे नामवर ताजदार मौजूद हैं जो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर करेंगे। मुमकिन है ऐसे ताजदार मौजूद हों, लेकिन मेरे इमारत साहिब, आप उनमें से किसको मेरे लिए मुंतखब करेंगे? अगर मुझसे पूछा जाए तो सिर्फ फरहाद ही आपके लायक होता। लेकिन फरहाद ही क्यों? फजलुद्दीन बुरी तरह बौखला गया और खानज़ादा बेगम ने फौरन ही दूसरा पुरमानी सवाल पूछ लिया। फरहाद मीरे इमारत था, आप ही की तरह, शायद इसीलिए। शहजादी, ऐसा कहने का मुझे कोई हक नहीं, फजलुद्दीन ने उदासी और संजीदगी से कहा। खानज़ादा बेगम भी संजीदा और उदास हो गई और उसने ठंडी सांस भरी। आखिर परवरदिगार ने मुझे ताजदार की दुख्तर क्यों बनाया? उसने सिद्क़े दिल से कहा। अगर मैं कोई मामूली लड़की होती तो मेरे लिए हुसूल मुसर्रत आसान हो जाता। ये एतराफ कितना ही दर्दनाक क्यों न रहा हो, इससे फजलुद्दीन को खुशी ही हुई। उसके दिल में ख्याल आया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि खानज़ादा बेगम ने मेरी मोहब्बत को भांप लिया। वो न सिर्फ ये कि मेरी मोहब्बत से वाकिफ हैं, बल्कि मैं ताजदार की दुख्तर में जो बेपाया कशिश महसूस करता हूँ, उससे शायद हमदर्दी भी रखती हैं। उन्होंने ये बात कही इसीलिए तो नहीं कही है कि उनकी और मेरी हैसियत में पाया जाने वाला फर्क खुद उनके लिए भी बाइसे परेशानी है। वैसे ये तो नामुमकिन है, लेकिन अगर खानज़ादा बेगम को भी मुझसे मोहब्बत हो गई तो मैं उनकी और अपनी हैसियतों के इस फर्क से पैदा होने वाली मुश्किलात पर कैसे काबू पा सकूंगा? मैंने ओश में जो छोटा सा हुजरा तामीर किया था, उसकी बिना पर मिर्जा बाबर ने मुझे इज्जत दी है। अगर मैं ऐसी शानदार इमारतें तामीर करूं जिनसे दुनिया में मेरी शोहरत फैल जाए, तब क्या होगा? क्या तब भी मैं मुमताज और आली नसब अफराद के मुकाबले में हकीर ही तस्वुर किया जाऊंगा? मिर्जा बाबर अपनी हमशीरा को बहुत अजीज रखते हैं, वो नेक दिल हैं, शायद वो हम दोनों पर मेहरबान हो ही जाएं। फजलुद्दीन को उसके ख्वाबों ने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन ख्वाबों में रखा ही क्या था। खानज़ादा बेगम जिससे वो मोहब्बत करता था उस पर इनायात करती रहती थी, उससे बार बार मुलाकात करने की ख्वाह रहती थी, और फजलुद्दीन के लिए तो ये सूरत हाल भी बड़ी खुशकिस्मती थी। उस वक्त अंदजान मुहासरे में था। बागी बेगों ने सारे मावरन नहर में बगावत की आग भड़का दी थी। मीरे इमारत के सारे ख्वाबों और सारी मुसर्रतों को जुल्मत आज की तारीक रात की जैसी जुल्मत निगल गई थी। इमारतों के नक्शे रद्दी कागजात में तब्दील हो गए थे। वो जंग और भाड़े के सिपाहियों से सख्त नफरत करता था, लेकिन आज उसने किले में समरकंद से मौसूल होने वाली खबरें बद सुनी और खानज़ादा बेगम को पूरी तरह मुसल्ला देखा तो वो खुद को उसके सबब से बेताल्लुक न रख सका। उसने सोचा कि लर्जा बरंदाम होकर मुकद्दर की मार का इंतजार करने से खानज़ादा बेगम का सिपाही बनकर हथियार उठाकर लड़ना कहीं ज्यादा बेहतर होगा। परेशान और मुहीब तीरगी में डूबे हुए शहर में उसने सिपाही की हैसियत से सिपाहियों के दरमियान चलते हुए अपने आप से कुछ कदमों ही के फासले पर खानज़ादा बेगम को देखा। सोचा कि वो उसकी हिफाजत कर सकेगा और इस ख्याल से उसे कुछ सुकून मयस्सर हो गया। उन लोगों ने मिर्जा दरवाजे के करीब फसील के बाहर से करनाओं की ललकारती हुई आवाजें, नक्कारों की गूंज और सैकड़ों सिपाहियों का शोर सुनाई दिया। दुश्मन दरवाजे खोलकर शहर में दाखिल हो जाने की कोशिश कर रहा है, खानज़ादा बेगम ने चिल्लाकर कहा और घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी। सिपाही अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए उससे आगे निकलकर फाटक के पास पहुंच गए, लेकिन मिर्जा दरवाजे के बाहर मचता हुआ शोर, यलगार के लिए लगाई जाने वाली सीढ़ियां
और फसील की दूसरी जानिब से उड़ उड़ कर अंदर आते हुए तीर, ये सब कुछ महज फरेब देने के लिए था। ऐन उस वक्त दुश्मन फसील के घेरे की दूसरी जानिब अपनी ज्यादातर सीढ़ियां खड़ी कर रहा था और उस जगह ख्वाजा अब्दुल्ला के पास सिपाही कम थे। खानजादा बेगम अपने सिपाहियों के साथ पहरेदारों के हुजरे में गई। एक सिपाही ने मशल जलाई और ऊपर जाने वाले जीने की सीढ़ियां तय करके सबसे पहले फसील के ऊपर पहुंचेगी और उसने दूसरों से आगे निकलकर जीने पर कदम रख दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मुंडेर पर सिपाही खड़े हुए थे। खानजादा बेगम भी मशल हाथ में लिए हुए वहां पहुंच गई। फजलुद्दीन ने फौरन ही मशल उसके हाथ से ले ली। होशियार रहिए शहजादी, ऐसा न हो कि रोशनी में दुश्मनों की नजर आप पर पड़ जाए। मुहाफिजीन को उन चौड़ी सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से नजर आने लगे जो बाहर फसील से टिका कर लगाई गई थी। कुमक पहुंच जाने से पहरेदार का हौसला बढ़ गया। उसने झुककर अपने दोनों हाथों से एक सीढ़ी के ऊपरी हिस्से को पकड़ा और उसे नीचे गिरा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐन उसी लम्हे दुश्मन का एक तीर आकर उसके सीने में उतर गया। बेचारा नौजवान सीढ़ी समेत फसील से नीचे जा गिरा। मुंडेर के करीब ही पत्थर ढेर थे। खानजादा बेगम ने एक बड़े पत्थर को बमुश्किल उठाकर नीचे फेंक दिया। इसके बाद सिपाही भी पत्थर फेंकने लगे और फसील के बाहर नीचे से उभरती हुई गालियों और कराहने की आवाजों ने वाजे कर दिया कि पत्थर निशाने पर लग रहे हैं। इसी असना में फसील के घेरे के एक दूसरे हिस्से में, जहां खाकान दरवाजा वाक़ था, नक्कारों और करनाओं की आवाजें और फतह के नारे फजा में गूंज उठे। ये आवाजें तेज तर होती जा रही थीं, करीब आती जा रही थीं, शहर के बिल्कुल पास ही से उबर रही थीं। शहजादी, जरा गौर से सुनिए। फजलुद्दीन घबराकर चीख उठा। दुश्मन शहर में दाखिल हो गया। नौयान कोकलताश मायूसी से चीख उठा, अरे शहजादी, गद्दारों ने खाकान दरवाजा खोल दिया, फौरन किले को वापस चलिए, किले को। खानजादा बेगम तेजी के साथ सीने उतरने लगी और मीरे इमारत फजलुद्दीन और चंद सिपाही मशलों से रास्ता दिखाते हुए उसके पीछे पीछे लपके। नीचे पहुंचकर सब लोग जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार हो गए। मशल को फेंक दीजिए, खानजादा बेगम चिल्लाई। मशल फजलुद्दीन को वाकई तारीकी में नजर आता हुआ बहुत अच्छा निशाना बना देती। वो लोग घोड़ों को अंधेरे में सरपट दौड़ाते हुए कल्बे शहर में वाक़े किले की तरफ चल दिए। लेकिन किला थोड़ी ही दूर रह गया था तो नेज़े और मशलें लिए कसीर तादाद घुड़सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया। तब उन्होंने मशलों की रोशनी में अहमद तंबल को देखा। कमर में कारचोबी का पटका था और सर पर चिमचिमाता हुआ खौत। फजलुद्दीन को लगा जैसे अचानक उसके दिल को सरदाहनी जंजीरों ने जकड़ लिया। दुश्मन के उन सवारों ने खानजादा बेगम और उसके सिपाहियों को घेर लिया। अहमद तंबल ने मजाकिया लहजे में अपने एक सिपाही को हुक्म दिया, अरे जरा मशल तो देना। खानजादा बेगम, आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। आखिर इसका मतलब है आपने ये ऐसा लिबास क्यों ज़ेबे तन कर रखा है जैसे कोई बहादुर मर्द हो? सच्चे वफादार और बहादुर मर्द दुनिया में रहे ही कहां? अंदजान में अगर सच्चे मर्द नहीं बचे तो लीजिए, हम हाजिर हैं शहजादी। अजून हसन जो अहमद तंबल के पीछे खड़ा हुआ था हंस पड़ा। इतने में कुछ और घुड़सवार आन पहुंचे और मशल की रोशनी बेरीश अली दोस्त बेग पर पड़ी, जो आंखें भेंचे हुए काबिले रहम अंदाज से मुस्कुरा रहा था। बाबर अपनी रवानगी के वक्त शहर उस शख्स को सौंप गया था। बाबर के बिस्तरे मर्ग पर पड़े होने की खबर सुनने के बाद अली दोस्त बेग को उससे कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और उसी ने अहमद तंबल से साजबाज करके मुहासिरीन के लिए खाकान दरवाजा खोल दिया था। खानजादा बेगम नफरत के साथ चीख उठी, आप खुद को सच्चा मर्द तस्वर करते हैं क्या? आप लोगों के लिए तो शुजाअत और गद्दारी में कोई फर्क नहीं। अभी कल ही की बात है कि आपने मिर्जा बाबर से वफादारी की कसम खाई थी और आज मुझे मालूम है कि कल आप मिर्जा जहांगीर के साथ भी गद्दारी कर बैठेंगे। तंबल ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रख दिया। जरा सोच समझ कर बात कीजिए शहजादी, उसने कहा। बेवफाई तो मिर्जा बाबर ने की। उनके समरकंद पर काबिज हो जाने के बाद अंदजान मिर्जा जहांगीर को मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाबर इस पर राजी न हुए। हमें इंसाफ की खातिर तलवार उठानी पड़ी और आज हम जफरयाब हुए। और आप बेग अचानक गुस्से से आग बगूला हो गया। आखिर आप शर्मो हया को बालाए ताक रखकर हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? आपको यह तर्ज अमल सिखाया किसने, जो एक दुख्तर ताजदार के कतन शाया निशान नहीं? कहीं इसी मीरे इमारत ने तो नहीं जो आपके सामने खड़ा हुआ है? और अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें फजलुद्दीन को घूरने लगी। फजलुद्दीन ने भी अपनी नजरें न झुकाईं। शहजादी ने हम मर्दों को तहजीब का सबक सिखाया है। इनके अल्फाज को दूसरे मानी कोई दगाबाज ही पहना सकता है। कौन दगाबाज है?
तंबल ने तलवार को न्याम से खींचकर फजलुद्दीन की तरफ घोड़ा बढ़ाया। उस लम्हे खानजादा बेगम ने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और तंबल को वार करने से रोक दिया। किसी मीरे इमारत पर तलवार उठाते हुए शर्म आनी चाहिए। तंबल और खानजादा बेगम के घोड़े एक दूसरे से टकराकर कांप उठे और अलिफ हो गए। तंबल खानजादा बेगम के सर के ऊपर तलवार घुमाने लगा। आप इसकी हिफाजत कर रही हैं, इस नक्शेसाज की, ओछे खानदान के इस जिनाकार हराती की शर्म नहीं आती? अरे हाँ, मुझे बाखबर लोगों ने बताया था कि ये उस्ताद शहजादी को गुमराह कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था। अब हो गया है। अरे गद्दार, तू तो मुझ पर तोहमत नहीं लगा सकता, खानजादा बेगम ने गुस्से से कहा और खंजर निकाल लिया। खंजर तंबल की जिरा से, जिसे वो चोगे के नीचे पहने हुए था, टकराया और खानजादा बेगम के हाथ से छूटकर जनजनाहट के साथ पत्थरों पर जा गिरा। तंबल ने फौरन ही वार किया, लेकिन तलवार सिर्फ शहजादी की दस्तार के एक कोने ही से लगी, जो सर से लुढ़क कर खंजर के पास जा गिरी और खानजादा बेगम के लंबे लंबे बाल शानों पर बिखर गए। इतने में मिर्जा जहांगीर अपने मुहाफिज दस्ते के साथ वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही अली दोस्त बेग ने तंबल को आगाह कर दिया। खानजादा बेगम मिर्जा जहांगीर की सौतेली बहन थी, फिर भी बहरहाल बहन तो थी ही, और वो सबके सामने उसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अहमद तंबल ने अपने घोड़े को जहांगीर की तरफ मोड़कर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। आपने देखा, देख लिया ना हुक्मरान अली, आपकी हमशीरा हाथों में हथियार लिए हम पर हमला कर रही हैं। इनके करीब ये अदना खानदान का मक्कार खड़ा हुआ है, ये मेमार, यही शख्स तो इन्हें गुमराह कर रहा है। मीरे इमारत फजलुद्दीन तुम जैसे गद्दार बेग से ज्यादा पाकबाज हैं, 1000 गुना ज्यादा। खानजादा बेगम चीख उठी। इनके फन पर अंदजान नाज कर सकता है, और आप सबके कातिल हैं, सबके सब कातिल, गद्दार हैं। आप सब पर हमारे ख्वाबों को पाश पाश कर देने के लिए परवरदिगार का कहर नाजिल हो, हमारे ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए। खानजादा बेगम के इन अल्फाज के साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो घोड़े को चाबुक मार के किले के फाटक की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन सिपाहियों की दीवार के सामने रुकने पर मजबूर हो गई। तब उसने ये मालूम करने के लिए कि फजलुद्दीन का क्या हशर हुआ, मुड़ के पीछे देखा। फजलुद्दीन ने कमर पर तलवार टटोल के अनाड़ीपन के साथ उसे म्यान से निकाला और खानजादा बेगम का रास्ता रोकने वाले सिपाहियों की तरफ झपटा। लेकिन घुड़सवार फौजियों ने उसके घोड़े को दोनों तरफ से दबोच कर उसके बाएं हाथ से लगाम खींच ली और दाएं हाथ पर मोटा डंडा मारकर तलवार नीचे गिरा दी। चंद लम्हात के बाद जब जहांगीर के इशारे पर सिपाहियों ने खानजादा बेगम को जाने का रास्ता दिया और वो किले के फाटक में दाखिल हुई, तो उसने मुड़कर देखा कि तंबल के सिपाहियों ने फजलुद्दीन को जीन पर से नीचे घसीटकर आनन फानन उसकी मुश्कें कसकर बांध दी और सीने से नेजों की नोकें सटाकर उसे अपने साथ ले गए। फजलुद्दीन को हाथ में तेज दर्द का एहसास उस वक्त हुआ जब वो जिंदान की तारीकी में तन्हा रह गया। उसे अंदजान के सिरे पर वाक़े पत्थरों से बने हुए उस जिंदान की सजाए मौत पाने के लिए मखसूस कोठड़ी में धकेल कर कोठड़ी मुकफ्फल कर दी गई थी और बाहर 2 पहरेदार भी तैनात कर दिए गए थे। वो किले के फाटक पर मिर्जा जहांगीर और अहमद तंबल के साथ होने वाली मुख्तसर बातचीत से समझ गया था कि उस पर शहजादी की इस्मत खाक में मिलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया जाएगा, जिसके लिए मुजरिम को संसार कर दिया जाता था, और ये सजा अगले रोज दी जाने वाली थी। फजलुद्दीन समझ रहा था कि खानजादा बेगम को बदनाम करके अहमद तंबल को कितनी खुशी हो रही होगी। बेग इंतकाम ले रहा था और जहांगीर उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि उसे और उसकी माँ फातिमा सुल्तान बेगम को यह साबित करके दिखाने की बड़ी फिक्र थी कि जो लोग बाबर के साथ हैं वो निहायत ही बदकिरदार हैं, जबकि अंदजान के तख्त पर कानूनन काबिज होने वाले खुद वो लोग निहायत ही पारसा। फजलुद्दीन ने सेलन और घुटन भरी कोठड़ी की दीवारों से अपने हाथ, जो पीठ के पीछे बंधे हुए थे, कई बार सटाए कि शायद इस तरह कलाई का दर्द कम हो सके, लेकिन दर्द के कम होने की बजाय बराबर बढ़ता ही जा रहा था। ये तो डंडे के सिर्फ एक ही वार का नतीजा था, जबकि अगले रोज उस पर जाने कितने ही पत्थर बरसने को थे। उसने तसव्वुर किया कि ये सब कैसे होगा, तो उसका सर चकरा गया और लगा जैसे वो जिंदान की कोठड़ी में नहीं बल्कि 2 मुर्तश कोहसारों के दरमियान खड़ा हुआ है, जिनकी ढलानों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते चले आ रहे हैं और उसे बस कुचल देने को हैं। इस नजारे से खाइफ होकर वो दरवाजे की तरफ लपका। उस पर पीठ से जोरदार टक्कर मारी और चीख उठा, खोलो खोलो, मैं कहता हूं खोलो। इस गैर मुतवक्के चीख से दोनों पहरेदार घबरा उठे और जब हवास दुरुस्त हुए तो उनमें से एक ने गुस्से से कहा, पागल हो गया क्या? बात क्या है? मेरे हाथों को खोल दीजिए, कल जान ले लीजिएगा, लेकिन मेरा हाथ जख्मी हो गया है, खोल दीजिए। पहरेदार बुरी तरह भन्नाए हुए थे और भन्नाते क्यों ना, वो वहां खड़े कैदी की निगरानी कर रहे थे,
जबकि उनके दूसरे साथी बाबर के तरफदारों के यहाँ माल लूट रहे थे। रात का वक्त था, फिर भी अंदजान के कूचों और इहातों में शोरे क़यामत बरपा था। घोड़ों की टापों, कुत्तों के भौंकने, औरतों के रोने चिल्लाने, गायों के रंभाने और भेड़ों के मिमियाने की आवाजें जिंदान तक सुनाई दे रही थीं। पहरेदारों को वहां खड़े खड़े काफी माले गनीमत से महरूम होना पड़ रहा था। यही नहीं, कमबख्त कैदी भी बिल्कुल निकम्मा और गला फाड़कर चिल्लाने वाला था। एक पहरेदार ने, जो उम्र में दूसरे से कुछ बड़ा था, भर्राई हुई आवाज से कहा, तू कह रहा है हाथ में तेरे चोट लगी है? अरे बदमाश, कल तू दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा। आखिर आज ये हाथ का रोना काहे के लिए रो रहा है? जल्लाद कहीं के, चुप रहे जिंदा लाश, खामोश हो जा वरना अंदर आके एक एक जख्म के 10 कर दूंगा। ऐसे में जबकि मौत सर पर खड़ी है, मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। फजलुद्दीन ने दिल ही दिल में कहा, लोग आखिर इतने बेरहम कैसे हो जाते हैं? कैसी वाहियात बात है कि दुनिया से कूच कर रहा हूँ। मौत को टालना मुमकिन ही ना था तो क्या अहमद तंबल से लड़कर तलवार हाथ में लिए लिए जान देना बेहतर था? इस वक्त मुझे इन हैवानों की गालियां सुननी पड़ रही हैं और कल संसार कर दिया जाएगा। ये तो मुमकिन ही था कि मैं खानजादा बेगम के सामने तंबल पर टूट पड़ता। हाय किस्मत, तूने मुझे ऐसा क्यों ना करने दिया। इतने में घोड़ों की टापें सुनाई दी, पहले पक्की सड़क पर और फिर जिंदान के अहाते में, जहां फर्श पर पत्थर जड़े हुए थे। कौन है? ठहर जाओ। अहाते में दाखिल होने वाले 3 घुड़सवारों में से एक ने पहरेदार को जवाब दिया, मोहतरम काजी शहर मौलाना ख्वाजा अब्दुल्ला शाही फरमान के साथ तशरीफ लाए हैं। तीनों एक एक करके घोड़े से उतरे और पहरेदारों के तिरछे रखे हुए नेजों की नोकों के ऐन सामने तक आ गए। फरमान तो हमारे दैबाशी को दिखाना चाहिए, बड़ी उम्र और भराई हुई आवाज वाले पहरेदार ने कहा। इहाते में खुलने वाले दरवाजे के ऊपर एक चिराग टिमटिमा रहा था। हल्के जर्द चोगे में मलबूस ख्वाजा अब्दुल्ला ने नेजों की तरफ सीधे बढ़ते हुए पुरसुकून और पुरएतमाद लहजे में कहा, आपके देबाशी को तो हम तलाश नहीं कर सके। आप दोनों के सिवा यहाँ आसपास और कोई भी मौजूद नहीं है? ऐसा क्यों? उम्र में छोटे सिपाही ने अपनी जल्लाहट छुपाए बगैर जवाब दिया, और सब लोग तो माल लूटने गए हैं। ख्वाजा अब्दुल्ला ने गोल लिपटा हुआ कागज उन दोनों को दिखाया। तब तो फरमान की तामील आप ही को करनी होगी, उसने बड़े पुरसुकून अंदाज से कहा। लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके पीछे रुक जाने वाले दोनों सिपाही घोड़ों को दीवार के करीब एक बल्ली में बांधकर करीब आ गए। आप लोग वहीं खड़े रहिए, भर्राई हुई आवाज वाला बोला। सिपाही ठहर गए। पहरेदार ने नेज़े हटाकर ख्वाजा अब्दुल्ला के लिए रास्ता बना दिया और कागज को लेकर उस पर नजरें दौड़ाई। कीमती कागज पर मुख्तसर सी इबारत दर्ज थी और इसके नीचे बड़ी सी मोहर लगी हुई थी। उसने कागज को रोशनी के करीब ले जाकर मोहर को गौर से देखा। पढ़ना उसे ठीक से आता नहीं था। लो जरा पढ़ो तो। लेकिन दूसरा बिल्कुल ही नाखांदा था, ख्वाजा अब्दुल्ला ही पढ़ सकता है। पहरेदार ने कागज को कई बार उलट पलट कर ख्वाजा अब्दुल्ला की तरफ देखा। पीर साहिब, ये फरमान है काहे के बारे में? इसमें कहा गया है कि यहाँ बंद कैदी इंतहाई खतरनाक और गद्दार है और ये कि हमें इसे कले के जिंदान में ले जाना है। कुछ फासले पर खड़े हुए सिपाही ने बुलंद आवाज से कहा, मोहतरम काजी साहिब को कले में इस बदमाश से अच्छी तरह पूछगछ करनी है। ख्वाजा अब्दुल्ला अंदजान का काजी था, इस बात से तो सभी वाकिफ थे। खुद बड़ी उम्र वाला पहरेदार भी उसे देखते ही पहचान गया था। फिर भी उसे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि काजी अभी कुछ ही दिनों कबल तक बाबर का हिमायती था। ये फरमान खुद मिर्जा जहांगीर ही का है ना? भर्राई हुई आवाज वाले पहरेदार ने नेज़े को मजबूती से थाम लिया। शक हो तो पढ़ क्यों नहीं लेते? हमें इस बदमाश पर सख्ती से पहरा देने का हुक्म दिया गया है। बहुत सख्ती से पीर साहिब। आप लोग इसे सख्ती से पहरा देना कहते हैं। सदबाशी कहाँ है? दैबाशी कहाँ है? सिर्फ आप ही 2 सिपाही यहाँ क्यों तैनात हैं? और अगर मुजरिम के हिमायती ज्यादा तादाद में आ जाएं तो? नहीं, इस कैदी को फौरन ही कले में ले जाना होगा। दरवाजा खोलिए। जवान पहरेदार ने खुद से बड़ी उम्र वाले साथी की तरफ देखा। क्या देख नहीं रहे हो? ये काजी साहिब भी मिर्जा जहांगीर के तरफदार हो गए हैं। लेकिन दूसरा पहरेदार अब भी तजब्जुब में मुब्तला था। लेकिन हम दैबाशी को क्या जवाब देंगे? आप दोनों को भी हमारे साथ चलना होगा, ख्वाजा अब्दुल्ला ने कहा। इसकी निगरानी तो हम सबको करनी होगी, 2 सिपाही नाकाफी होंगे। भर्राई हुई आवाज वाला इस दलील से शायद मुतमईन हो गया और उसने नेज़े को दीवार से टिकाकर दरवाजे का कुफ्ल खोल दिया। लेकिन वो अंदर कदम रख भी नहीं पाया था कि ख्वाजा अब्दुल्ला के एक साथी ने उसके खुद पर जोरदार वार करके कोठड़ी के अंदर धकेलते हुए उसे अपने कदमों में गिरा लिया। उन लोगों ने दूसरे सिपाही को भी, जो हक्का बक्का रह गया था, टंगड़ी मारकर फर्श पर गिरा दिया और उसके सर पर तंग बोरी चढ़ा दी। ख्वाजा अब्दुल्ला ने अपने साथियों से साफ आवाज से कहा, इन्हें हलाक न कीजिए, हम किसी का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहते, लेकिन ये लोग बाद में हमारे नाम बता देंगे।
जवान पहरेदार स्याह बोरी से अपने सर को निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए रोनी आवाज में मिन्नत समाजत करने लगा।